हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हम पोलिनेशन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कई दिनों के लंबे गैप के बाद आज फिर से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से नहीं कर पाए। आज फिर हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम परागण के बाद फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन को पढ़ेंगे। निषेचन क्या होता है, कैसे होता है, आवृतबीजी पादपों में कैसे होता है। आज का टॉपिक हमारा फर्टिलाइजेशन, हिंदी में कहेंगे निषेचन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोलिनेशन इज वेरी सिंपल एंड निषेचन थोड़ा सा कठिन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा ठीक ठाक है। तो निषेचन की प्रक्रिया को पढ़ने से पहले हम वापस से एक बार लघु बीजाणुधानी और लघु बीजाणु को याद करते हैं। और मैंने जब मेल गैमेटोफाइट पढ़ाया था तो जहाँ पर एंड किया था उसमें ये बताया था कि 2 न्यूक्लियस या 2 सेल स्टेज में पोलिनेशन होता है। क्योंकि 2 सेल स्टेज में जो पोलन ग्रेन है वो पराग कोश की पोलन सेक से निकलकर और वर्ती काग्र पर चला जाता है। तो वो जो स्टेज थी वो ये थी, जरा ध्यान दीजिएगा। वो स्टेज ये थी, इसमें 2 केंद्रक थे। एक केंद्रक की जिसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं या वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, और दूसरा ये, इसको हमने कहा था वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और इसे कहा जर्म सेल या जर्म न्यूक्लियस। और ये इसके ऊपर ये स्पोरोपोलिन का आवरण, इसको कहते हैं जेल। और ये है वो स्थान जिसको हम कहते हैं जर्म पोर। दिस इज जर्म पोर। तो इस कंडीशन में ये परागकण यहाँ से निकलकर आवर्ती काग्र पर पहुंचता है। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसी डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की क्रिया एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होती है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले निषेचन को लिलियम में खोजा। लिलियम प्लांट्स के अंदर, लिलियम की स्टडी काफी ज्यादा की गई है। इस लिलियम प्लांट्स में सबसे पहले निषेचन की प्रक्रिया को स्ट्रासबर्गर ने खोजा। तो देखो, ये मैं एक बड़ा सा वर्तिकाग्र बना रहा हूं। एक वर्तिकाग्र है, एक बड़ी सी वर्तिका है। इस तरह से थोड़ी और छोटी कर लेते हैं इसको। ये वर्तिका है, सीधा पार्ट ऑफ कार्पेल। और ये नीचे की तरफ जो सोलन पार्ट है, जो फूला हुआ जो भाग है, इस तरह से
तो ये है अपना ओवेरी, फ्रॉम एम्ब्रियो सैक, दिस इज synages and this is egg cell. तीनों these are polar nuclei, this is antipodals, और इन सभी के जो केंद्रक हैं वो एगुलित है, आपको ध्यान रखना है। ये एग है, ये भी एगुलित है, ये सिनाजिड्स है, ये भी एगुलित है, ऊपर एंटीपोडल से ये भी एगुलित है, और दोनों जो पोलर न्यूक्लियाई है वो भी एगुलित है। तो इस तरह से अब देखो होता ये है कि इसमें दो चीजें, यदि पराग कणों का अंकुरण उसी जगह पर हो जाए जहां पर वो बनते हैं तो उसको कहते हैं हम इन सिचु, और यदि पराग कणों का अंकुरण उस जगह पर ना हो, किसी दूसरे स्थान पर हो, तो उसे हम कहते हैं एक्स सिचु। तो देखो यहाँ पर पराग कणों का अंकुरण से मतलब ये है कि ये जो अंदर की तरफ जो परागकण यानी इसमें जो इंटाइन है, देखो नॉर्मल वे में एंजाइम जो है वो स्पोरोपोलिन से बना है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्पोरोपोलिन को तोड़ने वाला कोई भी एंजाइम, कोई भी हार्मोन, कोई भी केमिकल मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी ये टूटेगा तभी तो अंदर से जो जर्मिनेशन है वो होगा। अब लेकिन ये सब जगह नहीं टूटता है। जरमपोर मैंने बताया था, जरमपोर वाले जो स्थान है वो इस प्रकार के स्थान है जहां पर स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं होता है, तो ये हमेशा यहीं से टूटता है। तो इन जगहों पर स्पोरोपोलिन कमजोर हो जाता है, फिर इसका अंकुरण होता है। अब देखो बात यह है कि इसका अंकुरण से मतलब ये है कि हम थोड़ा और आगे चलते हैं डिटेल से, मतलब अपने पॉइंट से थोड़ा आगे चलते हैं कि इनकी एंजियोस्पर्म पादपों, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में निषेचन की क्रिया दो बार होती है। एक बार तो निषेचन होता है एग सेल से, और एक बार निषेचन होता है सहायक ध्रुवीय केंद्र के इनसे। तो देखो ध्रुवीय केंद्र की कहानी भी कुछ इस तरह से कि भाई अभी तो आपको ये अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन जब निषेचन होता है तो उस समय ये दोनों भी एक हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों भी एक हो जाते हैं। तो पहली बार तो एक युग्मक तो बनेगा इससे, मतलब एक युग्मक जुड़ेगा अंडकोशिका से, दूसरा युग्मक जुड़ेगा ध्रुवीय केंद्रकों से। तो इस तरह से दो बार निषेचन होगा। एक बार जुड़ने से होगा युग्मनज का निर्माण, और दूसरी बार जब निषेचन होगा तो उससे होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होगा, जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होगा। तो यहाँ पर निषेचन दो बार होता है। अब यहाँ हम देखें तो हमारे पास ये तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, जर्म सेल या जर्म केंद्रक केवल हमारे पास एक है, जनन केंद्रक केवल एक है। तो जो जनन केंद्रक एक है हमारे पास और निषेचन होना है दो बार, तो सीधी सी बात है कि अब यही जनन केंद्रक एक से दो बनेगा, यानी कि मेल गैमेटोफाइट यहाँ पर, या मेल गैमेट जो है वो यहाँ पर दो होंगे, जिनको हम कहेंगे नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट। अब इसका जब अंकुरण होगा ना, इसका अंकुरण होगा तब हम कहेंगे मेल गैमेटोफाइट। अंकुरण से नया पादप, तो एक तरह से अंकुरण होने के बाद जो बनता है उसको हम यहाँ पर गैमेटोफाइट कहेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने परागण देख लिया, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में हमने बताया था कि भाई किसी भी तरीके से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स हैं या मेथड्स हैं, उन प्रकारों में से किसी भी एक प्रकार से इसके परागकण, यानी ये परागकण वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। तो ये समझो कि भाई ये है परागकण, वर्तिकाग्र पर आ गए हैं, यहाँ पर ये आ चुके हैं, किसी भी तरीके से आते हैं। परागकण की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बहुत अधिक संख्या में परागकण आते हैं, पोलन ग्रेन्स आते हैं। अब ये परागकण इस जगह पर चिपक जाते हैं,
क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि वर्ती कागज पर हमेशा कुछ चिपचिपे पदार्थों का स्रावन होता है और उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स लाइक फ्रक्टोस, वसा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स, लिपिड्स, मतलब ये सम प्रोटीन्स, वो सब यहाँ पर मौजूद होता है इस जगह पर, इसके ऊपर। तो चिपचिपे आधार पर कई जो वर्तिकाल ब्रशनुमा होती है, तो इस आधार पर जो परागकण है या पूर्ण किरण है वो आके चिपक जाता है या लिपट जाता है। अब एक बार जब यहाँ फंस गया तो उसके बाद फिर वो हटता नहीं है, ठीक। तो अब ये परागकण इस जगह पर आकर इस समय से जल का अवशोषण करता है, ठीक है, जल का अवशोषण करता है। और जब ये जल का अवशोषण करता है तो इसकी जो ये स्पोरोपोलिन है ये टूटती तो नहीं है लेकिन मुलायम हो जाती है, नरम सॉफ्ट हो जाती है। और सॉफ्ट होने की वजह से अब जो ये जो जनन केंद्रक है इसमें से अब जनन नलिका निकलती है और यही जनन नलिका बाद में पराग नलिका कहलाती है। तो देखो वर्तिकाग्र पर मतलब पराग कण के पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद उसके अंकुरण होने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं अंकुरण काल या जर्मिनेशन टाइम। पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद पराग कण के अंकुरण होने में उसे हम कहते हैं, या ध्यान रखना, जर्मिनेशन टाइम। ये कुछ परिभाषा है मैं यहाँ पर नोट कर जा रहा हूँ। जर्मिनेशन टाइम इसे कहते हैं कि पराग कण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद अंकुरण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? अंकुरण काल कहलाता है, ये जर्मिनेशन टाइम कहलाता है। और देखो ये सबके अंदर अलग अलग होती है भाई, ठीक है, ये सभी पादपों के अंदर ये जो टाइम है या ये जो अवधि है जर्मिनेशन की, ये सबके अंदर अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये है एन टाइम, इस तरह से, इसमें दो केंद्रक है हमको पता है, ये इसका एग्जाइन है इस तरह से, और यहाँ पर मान लीजिए वो भाग जहाँ जिसको कहते हैं जर्म पोर, जर्म छिद्र। अब इस जनन छिद्र की जगह से ये टूटता है और टूटने के बाद इसमें से थोड़ी सी ये जनन नलिका बाहर आती है। इसको हम शुरू में तो कहेंगे जर्म ट्यूब, जर्म ट्यूब, लेकिन यही जर्म ट्यूब बाद में पराग नलिका या पोलन ट्यूब बन जाती है। पराग नलिका या पोलन ट्यूब बन जाती है, इसके अंदर इस तरह से केंद्रक है। अब देखो बात ये कि जब ये इस तरह से होती है तो ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये इसके नीचे आता है, तो इसमें से अब थोड़ी सी और लंबी पराग नलिका बन जाती है। इस तरह से और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो सबसे नीचे आ जाता है और जो अपना जनरेटिव या जर्म जो न्यूक्लियस है वो पीछे रहता है। बाकी सब इसके अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह होता रहता ही है जो इसके नीचे आएगा। तो धीरे धीरे करके सारे मटेरियल्स इसमें ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ आते हैं। अब देखो बात ये है कि ये इस तरह से इसका अंकुरण होता है। अब ये यहाँ पर पहुंच चुकी है, ये समझो कि जो परागकण है वो इस जगह से निकल के यहाँ पहुंच चुके हैं और इस जगह पर इनका अंकुरण होता है। अब देखो यहाँ पर तो क्या है कि सभी परागकणों के लिए अनुकूल एक तरह से एनवायरनमेंट है, तो सभी परागकण यहाँ अंकुरित होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही अंकुरित होगा, बहुत सारे परागकण यहाँ पर अंकुरित होते हैं। इस तरह से सबसे लगभग सबसे जनन नलिका निकलती है। लेकिन जो क्रियाशील जनन नलिका है या जो पराग नलिका है उसका निर्माण केवल एक से होता है। तो समझो कि यहाँ से ये जो है इससे एक पराग नलिका निकलती है इस तरह से,
और इसी से पराग नलिका का निर्माण होता है। इस तरह यही एक पराग नलिका बनाएगा। अब देखो इसमें अंकुरण तो बहुत से होते हैं, बहुत सारे परागकण अंकुरित होते हैं, लेकिन सबसे पराग नलिका नहीं बनती। केवल कुछ ही वैसे नॉर्मली तो ये है कि क्रियाशील जो पराग नलिका है वो केवल एक से बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये कहे कि कई परागकण अंकुरित होकर के एक लंबी पराग नलिका बना लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भ्रूण कोश में केवल एक ही पहुंचेगी। तो कुल मिला के बात है कि पराग नलिका चाहे कितनी ही बने और परागकण चाहे कितने ही अंकुरित हो, लेकिन भ्रूण कोश तक हमेशा क्रियाशील पराग नलिका एक ही होती है और वही पराग नलिका से होकर के दोनों केंद्रक भ्रूण कोश तक पहुंचते हैं, ठीक है। अब इसमें वर्तिकाग्र जो है वो काफी परागकणों, वर्तिकाग्र के अगर हम कार्य देखें तो वर्तिकाग्र भी परागकणों को एक तरह से ग्राही स्थल की तरह काम करता है। दूसरा भी परागकणों के अंकुरण के लिए एनवायरमेंट प्रदान करता है और तीसरा भी परागकणों को ये विभिन्न प्रकार के बाह्यतम कारक जो इसको हानि पहुंचा सकते हैं तो वर्तिकाग्र उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो इस तरह से वर्तिकाग्र यहाँ पर कई तरह के महत्वपूर्ण कार्य करता है। नेक्स्ट भाई अब जब एक बार पराग नलिका यहाँ से मतलब यहाँ से निकल चुकी है, अंकुरित हो चुकी है, तो अब देखो पराग नलिका नीचे की तरफ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं बढ़ेगी नहीं, ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी इस तरह से। और ये जो अपने केंद्रक हैं ये केंद्रक अब इस तरह से आते चले जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा और इसके ऊपर होगा वो जन्म केंद्रक, जन्म न्यूक्लियस या जन्म केंद्रक। अब इस प्रकार से ये सभी क्रियाएं लगातार चलती रहेंगी, ठीक है। इससे होकर के साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस सब आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। अब देखो बात ये है कि प्लांट जो है वो बाहर एनवायरनमेंट में होता है और पुष्प जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ यानी कि अकेला होता है या फिर पूरी शाखा पर होगा। अब मान लो वायु या कोई हवा चलती है, हवा से, एयर से, ये लगातार ऐसे हिलता रहता है, उसको कभी सीधा नहीं रहता भाई, थोड़ी बहुत हवा तो लगातार चलती ही है, तो वो इस तरह से हिलता रहता है। जब इस तरह से हिलता रहेगा तो जो पराग नली के अंदर जो मटेरियल जा रहा है वो मटेरियल भी इस तरह से ऊपर नीचे गति करता रहेगा। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि कई बार प्लांट्स इतनी एयर महसूस करते हैं, इतनी हवा, तेज हवा चलती है कि कई कई दिन तक वो ऐसे एक साइड में झुके रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पराग नलिका का जो मटेरियल आगे की तरफ जा रहा है ये वापस हो सकता है। तो इसको वापस होने से रोकने के लिए इस पराग नलिका में जगह जगह पर कैलोज प्लग बन जाते हैं, इस तरह से कैलोज प्लग ऐसे, और ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनते हैं ताकि एक बार जो मटेरियल आगे चला गया वो पीछे की तरफ ना आए। तो इनको हम कहते हैं कैलोज। कैलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, कैलोज प्लग, और ये वही कैलोज है जो लघु बीजाणुधानी के अंदर चतुष्क जो बीजाणु होते हैं उनको रोक के रखता है, और टेपिटम के अंदर उपस्थित कैलेज एंजाइम उस लघु बीजाणुधानी के चतुष्क में कैलोज को तोड़ देता है और बीजाणुओं को अलग कर देता है, ताकि परागकण इस रूप में अलग अलग हो जाते हैं, नहीं तो आपस जुड़े होते हैं शुरू में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कैलोज प्लग इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनते जाते हैं और इस कैलोज प्लग की वजह से जो इसका मटेरियल है वो पीछे की तरफ नहीं जाता है। अब पराग नली के शीर्ष पर एक आच्छर ब्लॉक यानी कि बेलाकार नलिका या एक आच्छर ब्लॉक पाया जाता है भाई, इस जगह पर यहाँ जो इसको आगे की तरफ गति प्रदान करता है, और पराग नली की वृद्धि समाप्त होने पर यह अदृश्य हो जाता है। और इस क्षेत्र में जो प्रोटीन्स वगैरह हैं, एक चीज ध्यान रहे, पराग नलिका जो बन रही है
इसकी जो भित्ति है, द वॉल ऑफ पोलन ट्यूब मेड अप बाय सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये सेलुलोज और पैक्टिन से बनती है। ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है और कभी भी किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ बाय सेलुलोज एंड पैक्टिन। इसकी जो वृद्धि है, परागनलिका की जो वृद्धि है, वो हमेशा वर्तिकाग्र से अंडाशय की ओर एक दिशीय होती है, यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है, एक दिशीय है, कभी भी उल्टी नहीं जाएगी भाई, अंडाशय से वर्तिकाग्र की तरफ कभी नहीं जाएगी, एक ही दिशा में होगी, वर्तिकाग्र से लेकर के अंडाशय तक। और ये वही विभिन्न प्रकार के रसायनों के प्रभाव से जलानुवर्ती, यांत्रिक, कैसे भी हो सकती है, तो इसको हम यहाँ पर कोई ज्यादा इंपोर्टेंस देंगे नहीं। ठीक है, तो देखो भाई, इस प्रकार से हमने देखा कि भाई परागनलिका जो है वो वर्तिकाग्र से निकल करके और धीरे धीरे स्कैलोज प्लग के बनने के साथ साथ धीरे धीरे ये किसकी तरफ वृद्धि करती है, धीरे धीरे ये अंडाशय या भ्रूण कोश की तरफ वृद्धि कर रही है। अब हम देखें तो जो परागनलिका यहाँ से जा रही है, ये जो परागनलिका आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो आ रही है, इसको हम कहते हैं स्टाइल, वर्तिका स्टाइल। और जो स्टाइल है ये अंदर से खोखली है, आधी बंद है या बंद है, इस आधार पर अलग अलग प्रकार के पादप पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्तिकाग्र जो है वो जो परागनलिका है वो वर्तिकाग्र के पैपिला में उभारों या रोमों से निकल करके वर्तिका के अंदर से जाती है। अब देखो बात यह है कि वर्तिका के अंदर कुछ प्रेषण ऊतक या इनको हम कहते हैं संचारी ऊतक, ट्रांसमिटिंग टिश्यू, प्रेषण ऊतक पाए जाते हैं। और इन प्रेषण ऊतकों से होकर जो परागनलिका है वो गमन करती है। तो ये प्रेषण ऊतक जो है वो इसके अंदर होते हैं। तो वर्तिका में जरूरी नहीं कि प्रेषक ऊतक हों या ना हो, तो इस आधार पर इनकी प्रेषण ऊतक की उपस्थिति के आधार पर वर्तिका को 3 भागों में बांटा गया है। पहली जो है वो है ओपन स्टाइल, यानी कि खुली वर्तिका। इसमें जो वर्तिका है वो इस तरह से खोखली नलिका के रूप में होती है और इसमें किसी प्रकार की कोई प्रेषण ऊतक नहीं पाया जाता है। इसमें आगे बढ़ने के लिए शीर्षस्थ जो भाग हैं वो जिम्मेदार होते हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल आप देंगे वो एग्जाम्पल वही लिलियम का होगा। लिलियम के अंदर इस प्रकार की स्टाइल या वर्तिका आपको देखने को मिलेगी। सेकेंड इज हाफ क्लोज्ड स्टाइल, यानी कि आधी बंद वर्तिका। अब हाफ क्लोज्ड में क्या है कि इसे देखिए, ये वर्तिका है, इस तरह से ये वर्तिका है और ये आधी क्लोज्ड है, यानी कि इसके अंदर संचारी ऊतक तो है लेकिन इस तरह से है, आधा बंद है, आधा ऊतक है, इस तरह से आधी सेल्स ये है। अब इसमें अगर परागनलिका मान लो आ रही है तो परागनलिका जो है वो इनकी जो अवकाश है, प्रेषण ऊतक की सेल्स की अवकाश है, इनसे होकर गमन करती है इस तरह से। ठीक है, आधी बंद है ना, तो आधी बंदे का मतलब है कि जिन कोशिकाओं के बीच के जो रिक्त स्थान है उन रिक्त स्थानों से होकर के ये गमन करेगी। और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कैक्टेसी कुल के सदस्य, कैक्टेसी फैमिली के सदस्य आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, उनके अंदर हाफ क्लोज्ड स्टाइल पाई जाती है। नेक्स्ट इज क्लोज्ड स्टाइल, या इसको हम कहेंगे
बंद वर्तिका। तो इसमें देखो बंद वर्तिका पूरी तरह से पाई जाएगी। मान लो ये है वर्तिका और ये वर्तिका यहाँ पर पूरी तरह से बंद है। इस तरह से यहाँ पर प्रेशर ऊतक पूरी तरह से पाया जाता है, विकसित पाया जाता है। तो वर्तिका की जो वृद्धि होगी वो सीधी सी बात है कि प्रेशर ऊतक की सेल्स को तोड़कर होगी, यानी कि प्रेशर ऊतक के बिल्कुल बीच में से होगी। इस तरह से यहाँ से मान लीजिए वर्तिका आती है, तो वही वर्तिका इस तरह से इन उस ऊतक को नष्ट करके ही आगे की तरफ आएगी। तो इस प्रकार की जो वर्तिका है वो आपको देखने को मिलेगी कॉटन में। कॉटन के अंदर आपको इस तरह की वर्तिका देखने को मिलेगी। उसके बाद प्रेशर ऊतक की जो कोशिका होती हैं उनके अंदर देखो माइटोकॉन्ड्रिया, आरईआर, गोल्गी का ये सब ज्यादा होते हैं। तो ये तो कोई खास वो नहीं कि भाई ये जो सेल्स हैं ये सेल्स थोड़ी सी ग्रोइंग सेल्स होती है। तो ग्रोइंग सेल्स के अंदर मतलब जो बढ़ रही सेल्स हैं, ग्रोइंग सेल्स में सीधी सी बात है इन सभी कोशिकाओं की अधिकता होती है ताकि ये अधिक से अधिक कार्य कर सके। उसके बाद एक दो एग्जाम्पल है भाई कि एक तो सेलिक्स है और एक अकीसिया, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। एक तो है सेलिक्स और एक है अकीसिया। तो सेलिक्स और अकीसिया के अंदर आपको ध्यान रखना भाई कि इसमें क्लोज्ड स्टाइल होती है लेकिन ट्रांसमिटिंग टिश्यू अनुपस्थित होता है। लेकिन ट्रांसमिटिंग टिश्यू एब्सेंट होता है। ठीक है, सेलिक्स या अकीसिया के अंदर ये प्रेजेंट तो होती है, मतलब ये जो वर्तिका है ये बंद तो होती है लेकिन ट्रांसमिटिंग टिश्यू नहीं पाया जाता है और सेल्स से बनी होती है। उसके बाद जब ये सेल, अब हम यहाँ पर पूरी बना लेते हैं, जो इसका बारे में देखना था वो हमने देख लिया। अब हम इसको पूरी बनाते हैं। ये मैं डिफरेंट कलर से बनाता हूँ। ये है, ये यहाँ से आ रही है। आने के बाद अब ये बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। ये बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। तो भाई मैं यहाँ 3 डायग्राम बनाता हूँ, उनको थोड़ा आप ध्यान से देखिए कि बीजांड में जो प्रवेश है वर्तिकाग्र का, बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से हो सकता है। या तो वो बीजांड द्वार से प्रवेश करे, या वो बीजांड जो निभाग है उस जगह से प्रवेश करे, या फिर वो मध्य बीजांड के मध्य से प्रवेश करे। तो पोरोगेमी, चैलेंजोगेमी और मीसोगेमी 3 प्रकार की क्रियाएं या 3 प्रकार के रास्ते हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो पहला है, छोटे छोटे से डायग्राम बनाता हूं यहाँ। तो ये भी मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं। इन 3 डायग्राम के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि बीजांड के अंदर किस प्रकार, देखो भ्रूणकोश अलग है, ये भ्रूणकोश है। ठीक है, अब इस भ्रूणकोश के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरह से इसमें ये अध्यावरण है, ये अध्यावरण, ये बीजांड द्वार हो गया और ये इसका ये अध्यावरण है। ठीक है, ऐसे ही अध्यावरण है। अब बात है कि अगर पराग नलिका बीजांड सीधी बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, यहाँ से अगर सीधी यहाँ से प्रवेश करती है तो हम कहते हैं बीजांड द्वारे प्रवेश, या इसको हम कहते हैं पोरोगेमी। क्या कहेंगे इसको? बीजांड द्वारे प्रवेश या पोरोगेमी। तो अधिकांश आवृतविधि पादपों में पराग नलिका प्रवेश इसी प्रकार से होता है। सेकंड इज चैलेंजोगेमी। मान लो यहाँ से आती है ये ऐसे, ये चैलेंजा है, निभाग,
तो इस चैलेंजोगेमी यानी कि ये इस तरह से होती हुई ऐसे ऐसे इस तरह से और फिर यहाँ आएगी ऐसे। अगर ये निभाग की साइड से आ रही है तो इसको हम कहते हैं चैलेंजोगेमी। चैलेंजोगेमी ये निभाग की तरफ से आती है और निभाग की तरफ से जो एग्जाम्पल है वो कैजुराइना। कैजुराइना के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नंबर थर्ड इज, अब ये इस साइड से यानी कि मध्य से प्रवेश करती है यहाँ से। यहाँ से प्रवेश करती है तो इसे हम कहते हैं मीसोगेमी। मीसोगेमी ये भाई इस मध्य साइड से प्रवेश करेगी, इसको हम कहेंगे मीसोगेमी। और ये आपको कुकुरबिटेसी के सदस्यों में देखने को मिलेगी। कुकुरबिटेसी इसमें ककड़ी, खीरा, तोरई, लौकी, ये सब कद्दू, ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ये आ रही है तो भाई ये समझो कि यहाँ से ऐसे निकल के और इस तरह से आगे, और समझो यहाँ से ऐसे चल रही है ये, और ये एंड में यहाँ आ गई। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो वर्तिका से होकर के जो परागनलिका आ रही है, सबसे पहली बात तो कुछ एक दो पॉइंट्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कि भाई सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब ये आपको देखने के लिए मिलेगी मेज के अंदर, मेज में। और एब्सेंट होती है पोलन ट्यूब एब्सेंट, पोलन ट्यूब एब्सेंट ये भाई आर्जीमोन मैक्सिकाना, आर्जीमोन मैक्सिकाना के अंदर ये सॉरी स्मॉल एम है, मैक्सिकाना में आपको एब्सेंट देखने को मिलेगी। उसमें किसी प्रकार की कोई वर्तिका नहीं पाई जाती है। आर्जीमोन मैक्सिकाना में वर्तिका पूर्णतः अनुपस्थित होती है। और मक्का के अंदर जो वर्तिका है, और जब इसमें वर्तिका ही एब्सेंट है तो पोलन ट्यूब भी एब्सेंट होगी। ठीक है, दोनों ही एब्सेंट होती है। और सबसे लंबी वर्तिका और सबसे लंबे परागनलिका ये आपको मक्का के अंदर देखने को मिलेगी। अब बात यह है कि जब ये इतने तरीके से प्रवेश कर सकती है कि ये मीसोगेमी भी हो सकती है, ये चैलेंजोगेमी हो सकती है, ये पोरोगेमी हो सकती है। तो देखो बात ये है लास्ट में कहने की कि चाहे वो किसी भी प्रकार से बीजाणु में प्रवेश करे, चाहे तो वो निभाग से, चाहे वो मध्य से, लेकिन भ्रूण कोश में प्रवेश हमेशा बीजाणु द्वार से यानी कि माइक्रोपाइल से होता है। ठीक है, यहीं से प्रवेश करेगी इस जगह से। जैसे मान लो ये इधर से भी आ रही है तो भी यहीं से घुसेगी, इस तरह से यहीं से जाएगी ऐसे। ठीक है, और अगर ये इधर से आ रही है तो भी ऐसी जाएगी, इधर से आ रही है तो भी ऐसी जाएगी। तो इस तरह से ये केवल और केवल माइक्रोपाइल से ही भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करेगी और कोई रास्ता इसका प्रवेश करने का है नहीं। उसके बाद जब एक बार ये यहाँ आ जाती है, यहाँ आ गई, ये यहाँ आ चुकी है, इस तरह से आ चुकी। तो इस जगह पर देखो हमने बताया था भाई एक ऑब्ट्यूरेटर होता है, एक फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। तो ये दोनों इस परागनलिका को रास्ता प्रदान करते हैं। तो देखो जिस जो परागनलिका है ये भ्रूण कोश के अंदर 3 जगह से घुस सकती है, यानी कि भ्रूण कोश में इसका प्रवेश 3 जगह से हो सकता है। एक तो डायरेक्ट सहायक कोशिका से, एक ये डायरेक्ट न जाए और सहायक कोशिका और भ्रूण कोश की भित्ति के बीच में से यहाँ से, और एक ये दोनों सहायक कोशिकाओं की भित्ति से होकर के इस तरह से। तो 3 प्रकार से इसका ये अंदर की तरफ भ्रूण कोश में प्रवेश हो सकता है। एक तो है भ्रूण कोश की भित्ति सहायक कोशिका के मध्य से, एक सहायक कोशिका के अंदर डायरेक्ट, और एक ये दोनों सहायक कोशिकाओं के मध्य से। तो कहीं से भी आ सकती है,
जब एक बार ये इसके अंदर पहुंच जाती है, इसके अंदर, और उससे पहले कहानी सुन लीजिए क्या होगा भाई। ये जो कायिक केंद्रक है और जो जनन केंद्रक है, ये दोनों इसके अंदर चल रहे हैं। तो मैंने कहा आपसे कि भाई जनन केंद्रक निषेचन यहाँ पर 2 बार होगा, एक बार अंड कोशिका से और एक बार ध्रुवीय केंद्रकों से। तो ये चलते चलते इस पराग नलिका के अंदर चलते चलते या तो ये केंद्रक यहीं पर विभाजित हो जाता है, एक जैसे 2 बना लेता है। अगर ये यहाँ पर विभाजित नहीं हो पाता है तो फिर ये चलते चलते पराग नलिका के अंदर विभाजित होता है, और विभाजित होने के बाद ये 2 केंद्रक बनाता है। इस वजह से एक जुड़ेगा इससे और एक जुड़ेगा इससे, अभी हम देखेंगे। ठीक, उसके बाद अभी ये जो पराग नलिका का जो केंद्रक है ये यहाँ पर आएगा। तो देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये भी पराग नलिका का जो छिद्र है, जैसे मान लो ये छिद्र है, ये समझो ये एक सहायक कोशिका है, मरी हुई सहायक कोशिका, और सब यही बनाते हैं। ये एक पराग नलिका है इस तरह से, और इसके छिद्र यहाँ पर यानी कि इस जगह पर ये समझो ऐसे छिद्र हो जाता है, और इस छिद्र को मैं यहाँ दर्शाऊं तो भाई देखो ये इस प्रकार से होता है, ऐसे ये समझो ऐसे होता है, यहाँ पर हो गया छिद्र। अब इस छिद्र से 2 चीजें, 3 चीजें बाहर निकलती हैं। एक तो भाई 2 केंद्रक, अब इनको हम अलग कलर से बना देते हैं। ये भाई इस तरह से है, मान लो ये 2 केंद्रक अपने पूरा न्यूक्लियस। तो एक तो भाई यहाँ पे आएंगे अपने 2 केंद्रक, ये जिसको हम कहते हैं नलिग्मक या मेल गैमेटोफाइट। उसके बाद जो अपनी ये जो कायिक केंद्रक है वो आएगा, तो कायिक केंद्रक। अब ध्यान रहे आपको, या लिख भी लेते हैं भाई, ये मेल गैमेट, ये मेल गैमेट है, ठीक है। तो ध्यान रहे यहाँ कि कायिक केंद्रक, सहायक कोशिका, एंटीपोडल सेल, ये सब नष्ट हो जाएंगी। निषेचन के बाद इनका कोई काम नहीं है, ये केवल निषेचन तक ही रहती हैं। निषेचन के बाद ये सब नष्ट हो जाती हैं। अब साइटोप्लाज्म होता है भाई, यहाँ पर जो परागकण का साइटोप्लाज्म आया है वो निभाग की तरफ होगा, और जो सहायक कोशिका जो टूटी है, नष्ट हुई है, अपहासित हुई है, डिजनरेट हुई है, उसका जो साइटोप्लाज्म है वो बीजाणु द्वार की तरफ होता है। दोनों के साइटोप्लाज्म कभी मिलते नहीं है, ठीक है। इतना होता है विसर्जन के। तो विसर्जन के बाद अब ये दोनों केंद्रक हैं अपने, एक केंद्रक ये है मेल, एक केंद्रक ये मेल है, तो इसमें से एक केंद्रक तो इसके साथ जुड़ता है और दूसरा केंद्रक यहाँ पर इसके साथ जुड़ता है। तो यहाँ पर जो कहने की बात यह है कि जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं ये निषेचन से पहले दोनों मिलकर एक हो जाते हैं और इस प्रकार से सेंट्रल सेल बनाते हैं, इसको हम केंद्रीय कोशिका कहते हैं, और ये केंद्रीय कोशिका 2n हो जाती है। इसलिए हम भ्रूण कोश को या तो कहते हैं 8 केंद्रकी या कहते हैं 7 कोशिकी। तो 8 केंद्रकी तब कहते हैं जब पोलर न्यूक्लियाई दोनों अलग अलग हैं, तो 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में, 8। या फिर हम कहते हैं 7 कोशिकीय, तो 7 कोशिकीय तब कहेंगे जब दोनों पोलर न्यूक्लियाई मिलकर के 2n एक केंद्रक बना लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ 2 न्यूक्लियस है हमारे पास। तो ये है एग, दिस इज एग, दिस इज मेल गैमेट। तो यहाँ पर भी देखो ये जो एग है ये इसके साथ मिलता है, और मिलने के बाद ये जाइगोट बना लेता है, ठीक है। क्या बनाता है? जाइगोट बना लेता है। और एक ये बचा हुआ मेल गैमेट, ये भाई इन दोनों सेंट्रल सेल के साथ मिलकर ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिससे बाद में एम्ब्रियो एंडोस्पर्म बनता है, जिससे बाद में एंडोस्पर्म बनता है, जिसका उपयोग फिर ये भ्रूण अपने डेवलपमेंट, जाइगोट जो है वो अपने डेवलपमेंट में करेगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्राइमरी ये जाइगोट है ये तो बनेगा 2n, क्योंकि ये एग सेल n है और ये दोनों भी n है, तो ये तो बनेगा 2n। लेकिन अगर हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को देखते हैं तो यहाँ पर देखो ये दोनों n सेल थी और 2n कोशिका बन गई। उसके बाद एक आता है नलिग्मक,
तो 3 का संलयन होता है यहाँ पर, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, त्रिक संलयन। त्रिक संलयन, और त्रिक संलयन जब होता है तो उससे 3n, तो प्राइमरी जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो बनता है 3n। ठीक है, तो एंडोस्पर्म की सेल, ध्यान रहे, ये एंजियोस्पर्म पादपों का एक अपना एक अधिकार है द्विनिषेचन पर। द्विनिषेचन की क्रिया केवल एंजियोस्पर्म पादपों में होती है और किसी में नहीं होती। तो इससे भी एक एंडोस्पर्म बनता है भ्रूणपोष, जिसके अंदर 3n न्यूक्लियस होता है। अब यही 3n न्यूक्लियस से बार बार बहुत सारी सेल्स बनती है, और ये पूरा की पूरा जो एम्ब्रियो सैक है ये धीरे धीरे पूरा भ्रूणपोष से बन जाता है, और अब ये जो गुणज बार बार विभाजित होता है और इससे भ्रूण बनेगा। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो ये जाइगोट बना है, ये जाइगोट बाद में भ्रूण बदल जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इन आवर्तवीर्य पादपों में निषेचन 2 बार होता है, इसको हम द्विनिषेचन भी कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और इसकी खोज डबल फर्टिलाइजेशन, या थोड़ा नोट कर लेना कहीं पर, डबल फर्टिलाइजेशन, इसकी खोज हुई नावास्चिन नामक वैज्ञानिक ने। नावास्चिन ने वो लिलियम में देखा था, ठीक है। इसकी खोज नावास्चिन ने की। डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें निषेचन 2 बार होता है, एक बार अंड कोशिका से और एक बार केंद्रीय कोशिका से या ध्रुवीय केंद्रकों से। तो ध्रुवीय केंद्रकों से जब होता है तो उसके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको 3n कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। यहीं पर डबल फर्टिलाइजेशन है ये, और किसी में नहीं होता है। और जाइगोट से, एग से मिलने के बाद जाइगोट बनता है। तो इस प्रकार से इन पादपों में या एंजियोस्पर्म पादपों में निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। उसमें हम बात करेंगे भ्रूण की डिफरेंट टाइप, एकबीजपत्री यानी मोनोकोट्स में और डाइकोट्स के अंदर जो एम्ब्रियो है उसके डेवलपमेंट की बात करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू। मेरी वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है पढ़ना। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ये भी चलते रहने चाहिए, लेकिन सबसे पहले पढ़ना। तो आपको वीडियो देखनी है, अच्छे से देखनी है। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।